देखिए सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए तुम्हारे पास लेसन नंबर 15 चल रहा था और लेसन नंबर जो 15 है वो अपने पास क्या है, न्यूक्लियर है। और न्यूक्लियर अपन नाभिकीय भौतिकी को ही बोलते हैं। देखिए मैंने लास्ट की वीडियो में तुमको बता दिया था कि अपने पास सक्रियता क्या होती है और अर्ध आयु क्या होती है। क्लियर। देखिए जो अपने पास अर्ध आयु होती है, अर्ध आयु का मतलब होता है अपने पास आधा, मतलब आधी आयु। क्लियर। तो मैंने तुमको इसकी परिभाषा बताई थी, जो भी अपने पास नाभिक है, नाभिकों की संख्या है, जो भी अपने पास सक्रिय नाभिकों की संख्या है वो प्रारंभिक मान की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। किसकी हो जाती है, प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता की अर्ध आयु कहते हैं। क्लियर। और रेडियो एक्टिवता को मैंने किससे डिनोट किया था, कैपिटल टी से। तो अपने पास लास्ट आया था कि टी समानुपाती 1/λ। क्या बताया था, टी समानुपाती 1/λ। तो अपने पास जहां पर टी रहता था वो टी क्या रहती थी अपने पास, अर्धायु। और अपने पास लैम्डा होता था, वहां पे क्या होता था, क्षयांक। क्या होता है, क्षयांक। तो हम जानते हैं कि इससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो भी अपने पास अर्ध आयु होती है वो क्षयांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि अर्ध आयु क्षयांक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। चलिए आज अपन पढ़ेंगे माध्य आयु क्या होती है। हेडिंग डालिए, माध्य आयु। माध्य आयु। देखिए अपने पास एक बार सुन लीजिए फिर नोट कर लेना कि माध्य आयु क्या है। क्लियर। माध्य आयु का मतलब होता है मध्य का। माध्य आयु का मतलब मध्य का। तो देखिए जो भी अपने पास कोई भी सक्रिय परमाणुओं की संख्या है, क्या है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या है किसमें, रेडियो एक्टिव पदार्थ। कि अपन बोल सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो भी अपने पास सक्रिय नाभिकों की संख्या है या सक्रिय परमाणुओं की संख्या है वो अपने पास परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें सक्रिय परमाणुओं की जो संख्या का योग है, क्या है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या का योग है, वो अपने पास नाभिकों की संख्या अर्थात परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर। तो इसमें लिखिए, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु, माध्य आयु इसके समस्त, रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु इसके समस्त परमाणु के, इसके समस्त परमाणु के, इसके समस्त परमाणु के योग, इसके समस्त परमाणु के योग, इसके समस्त, ऐसे लिखना है इसके समस्त परमाणुओं की, परमाणुओं की आयु के योग, परमाणुओं के आयु के योग तथा इसके, तथा इसके, तथा इसके परमाणुओं की, तथा इसके परमाणुओं की कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या का अनुपात, का अनुपात होता है।
तथा माध्य आयु को टॉ द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या बताया है कि जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो माध्य आयु के जो समस्त परमाणुओं की जो आयु का योग है वो नाभिकों की संख्या के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? जैसे अपन ने माना है कि अपन ने प्रारंभिक सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या मानी थी, n0, और उसके बाद कितनी हो गई थी, n। क्या बताई थी, n। और ध्यान रखना कि जब भी अपने पास सक्रिय परमाणुओं की संख्या होगी वो dt समय में कितनी हो जाती है, dt समय में dn हो जाती है। क्लियर? प्रारंभिक कितना था, n0, उसके बाद कितनी हुई थी, n, और dt समय में उसकी कितनी हो जाएगी फिर सक्रिय परमाणु संख्या, dn। क्लियर? तो नीचे लिखिए माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर किसी रेडियो एक्टिव तत्व के प्रतिदर्श, और मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, नमूना। प्रतिदर्श में n0 परमाणु हैं, t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या n हो जाती है। सूक्ष्म अंतराल dt में dn परमाणुओं का विघटन होता है। यदि यह माना जाए कि सभी dn परमाणुओं की आयु स्मॉल t है तथा या तब dn परमाणुओं की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी t dn अपॉन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और कितनी हो जाएगी, dn। क्लियर? देखिए दोबारा सुन लीजिए कि देखिए मैंने तुमको बताया कि माध्य आयु क्या होती है, कि समस्त परमाणुओं की तो क्या लेते हैं अपन, जो समस्त परमाणु होते हैं उनका टोटल योग, जो अपने पास नाभिकों में जो भी सक्रिय परमाणुओं की संख्या होगी उसके अनुपात क्या होता है, अनुपात ही होता है कि समस्त परमाणुओं की आयु का योग उसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, माध्य आयु। इसे अपन किससे डिनोट करते हैं, टॉ द्वारा डिनोट करते हैं।
तो उसमें जो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या थी वो कितनी थी, n0, और n0 के पश्चात उसकी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, n। क्लियर? कौन से परमाणु है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या। और जब अपन ने माना है कि t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या n हो जाती है और dt में कितना हो गया अंतराल, dn, तो अपने पास जो dn परमाणुओं की जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी, तो बराबर इंटीग्रेशन टी डी एन अपॉन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी अपॉन डी। क्लियर? तो देखिए नीचे अब इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि चूंकि डी एन अपॉन डी टी किसके बराबर होता है अपने पास, लैम्डा एन के, तो अपने पास डी एन का मान कितना आ जाएगा, डी एन बराबर लैम्डा एन एन टू डी टी, लैम्डा एन एन टू डी टी। तो अपने पास टो बराबर कितना आ जाएगा, टो बराबर इंटीग्रेशन, देखिए कितनी आयु मानी डीएन परमाणुओं की, टी, यहां से कहां तक करनी है, 0 से इंफिनिटी, लेकिन टी समय पश्चात कितनी पावर हो जाएगी उसकी, कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगी, 0 से टी, 0 से टी, और कितना हो जाएगा टी लैम्डा एन, कितना हो जाएगा dn अपॉन dt से, इसमें जब अपन dn का मान रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा t लैम्डा n dt अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, और इसे इसका पूरे का मान किसके बराबर होता है, n0 के बराबर, तो बटे कितना हो जाएगा n0, n0, नोट करिए जल्दी, n0। n0 उतार लिया होगा ऊपर से, तो देखिए अब इसमें अपन क्या करते हैं कि नीचे लिख देना चूंकि नीचे लिख देना चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है बताइए, n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, होता है नहीं होता कि n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखिए अपन इसमें किसका मान रख देंगे, n का मान, किसका मान रख देंगे, n का, तो अपने पास कितना आ जाएगा, टो बराबर इंटीग्रेशन 0 से t इनटू लैम्डा, और कितना है अपने पास t लैम्डा n0 e की पावर माइनस लैम्डा t इनटू dt अपॉन कितना है n0, तो n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बच गया, टो बराबर इंटीग्रेशन 0 से t लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। अब इसमें से मैं लैम्डा को बाहर निकाल लूंगा, तो टो बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से t और t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। यहां लिख देना हल करने पर माध्य आयु, इसको जब अपन इसके इंटीग्रेशन 0 से t लगाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, t बराबर 1 अपॉन लैम्डा, कितना आ जाएगा, t बराबर 1 अपॉन लैम्डा। तो हम जानते हैं कि चूंकि लैम्डा बराबर किसके होता था, पिछली वीडियो में तुमको बताया था 0.693 अपॉन टी, और अपन ने पिछली वीडियो टी के स्थान पर क्या लिया था, कैपिटल टी। तो नीचे लिख देना अपने पास कितना आ जाएगा, टो बराबर लैम्डा का मान इसमें रखना, बताइए कितना आ जाएगा, टो बराबर टी का मान 1 अपॉन लैम्डा होता है और लैम्डा का मान कितना होता है 0.693, तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए
कि T अपॉन 0.693, T अपॉन 0.963। तो अपने पास यहां पे अर्ध आयु बराबर कितनी आ जाएगी, अर्ध आयु। तो अपन इससे जब अपन अर्ध आयु निकालेंगे तो अर्ध आयु कितनी हो जाएगी, अर्ध आयु T बराबर कितनी हो जाएगी 0.693 टॉ। ये तो अपने पास इससे क्या मान निकले, अर्ध आयु, और ये टॉ बराबर क्या होता है, माध्य आयु, माध्य आयु। नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा बता दूंगा, करिए जल्दी। देखिए मैंने तुमको बताया था टॉ बराबर क्या होता है, टॉ बराबर क्या होता है, जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ की, जो भी अपने पास सक्रिय परमाणुओं की आयु होगी उसका तो कुल टोटल योग और तथा सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होती है या अनुपात होता है, वो क्या कहलाती है, माध्य आयु कहलाती है। और माध्य आयु को अपन किससे डिनोट करते हैं, माध्य आयु को अपन टॉ द्वारा व्यक्त करते हैं। और उसकी प्रारंभिक जो सक्रिय परमाणुओं की संख्या थी वो कितनी थी, n0, और फिर t समय पश्चात कितनी हो गई, n। क्लियर। और अगर अपन dt समय में जब भी अपन कोई सक्रिय परमाणुओं की संख्या लेंगे तो उसकी कितनी हो जाएगी, dn। क्लियर यहां तक। तो अपने पास मैंने टॉ बराबर बताया था कि जो भी अपने पास क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो कुल टोटल आयु है वो किसके अनुपात होता है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। तो अपने पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी TDN अपॉन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और क्या है, DN। और हम जानते हैं कि DN अपॉन DT किसके बराबर होता है, लैम्डा n के। अब यहां से मैंने DN का मान निकाल लिया तो DN बराबर कितना आ गया, लैम्डा n इंटू DT। क्लियर। अब देखिए टॉ बराबर कहां से कहां तक कितना समय लिया था, T, तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी और इस पे से लिमिट तो हटी जाएगी। तो अपने पास कितना आ गया, 0 से T तक क्यों लिया है, क्योंकि T समय पश्चात। तो अपने पास कितना आ गया, अब इसके स्थान पर मैंने DN के स्थान पर क्या रख दिया, लैम्डा n DT। तो अपने पास 0 से T लैम्डा n इंटू क्या आ गया, DT, और अपॉन इसके पूरे का मान किसके बराबर होता है, n0 के बराबर होता है। तो अपने पास हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो मैंने इस समीकरण में n के स्थान पर क्या रख लिया, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो अपने पास आ गया टॉ बराबर इंटीग्रेशन 0 से t लैम्डा, और ये क्या है, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt, और अपॉन में अपने पास n0 चलता आ ही रहा है। तो n0 से तो n0 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, टॉ बराबर 0 से t लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। क्लियर। अब मैंने इसमें से लैम्डा को क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। तो टॉ बराबर लैम्डा 0 से t e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। अब जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास t बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन लैम्डा। t बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन लैम्डा। तो अपने पास ये आएगा अपने पास टॉ बराबर, इसको हल करेंगे तो इसके किसके बराबर आएगा, टॉ बराबर 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर। तो अपने पास हम जानते हैं कि लैम्डा का मान तुमने पिछली वीडियो में निकाला था कि लैम्डा बराबर कितना होता है, 0.693 अपॉन t, और वहां पे t का भी मान निकाला था, कितना निकाला था, 0.693 अपॉन लैम्डा। तो टॉ बराबर कितना आ गया, t अपॉन 0.693। ये तो क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की माध्य आयु। अब माध्य आयु से अपन क्या निकाल सकते हैं, अर्ध आयु। तो कैपिटल T बराबर कितना आ जाएगा, 0.693 टॉ। क्लियर। T क्या हो गई, अर्ध आयु, टॉ क्या हो गया, माध्य। क्लियर सबको। चल अगला हेडिंग डाल लीजिए, एल्फा बीटा गामा किरण, एल्फा बीटा गामा किरणें, एल्फा बीटा गामा किरणें तथा गुण।
अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा नीचे लिखिए अल्फा बीटा गामा किरणें अल्फा बीटा गामा किरणें व गुण अल्फा बीटा गामा किरणें व गुण। देखिए अपने पास किसी भी उसमें अल्फा बीटा गामा क्या होती हैं, किरणें होती हैं, और जो अल्फा बीटा गामाओं से जो भी उत्सर्जित विकिरण होती हैं, अल्फा बीटा गामा से जो भी उत्सर्जित विकिरण होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपने पास नाभिकीय विकिरण कहलाती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिकीय विकिरण किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि नाभिकीय विकिरण वो विकिरण होती हैं जो अल्फा बीटा गामा किरणों से उत्सर्जित होती हैं। क्लियर? तो अपने पास किरणें कितनी हो गई, अल्फा बीटा गामा, और उनसे उत्सर्जित जो भी अपने पास विकिरण है उन्हें क्या कहेंगे, अपन नाभिकीय विकिरण कहेंगे। क्लियर? अब आती है कि अल्फा किरणें क्या होती हैं, बीटा किरणें क्या होती हैं और गामा किरणें क्या होती हैं। देखिए पहले सुन लीजिए कि अल्फा किरणें जो होती हैं, अल्फा किरणें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। पहली बात तो ये हो गई। और बीटा किरणें क्या होती हैं कि ध्यान रखना, बीटा जो किरणें होती हैं उन पे दो आवेश पाए जाते हैं, एक तो बीटा पॉजिटिव और एक होता है बीटा नेगेटिव। क्लियर? और जो बीटा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो तो क्या कहलाता है अपने पास पॉजिट्रॉन, और जो बीटा नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर? एक बात हो गई कि अल्फा क्या होगा, अल्फा किरणें क्या होती हैं, धनावेशित, और इन पर कितना आवेश पाया जाता है, बीटा पर। बीटा पर क्या पाए जाते हैं, दो आवेश पाए जाते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। क्लियर? एक पॉजिट्रॉन के रूप में और एक किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर बात? आती है फिर तीसरे में गामा किरणें क्या होती हैं कि गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं, लेकिन गामा किरणें उच्च आवृत्ति की तरंगे क्या करती हैं, पैदा करती हैं। क्लियर बात? एक बात तो ये गई कि अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें क्या होती हैं, उन पर दो आवेश पाए जाते हैं, एक तो बीटा पॉजिटिव एक बीटा नेगेटिव, एक को अपन पॉजिट्रॉन के रूप में लेते हैं और एक को किसके रूप में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में। और गामा किरणें क्या होती हैं, अनावेशित होती हैं और वो क्या करती हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगे पैदा करती हैं या उत्पन्न करती हैं। क्लियर बात? अब देखिए अल्फा किरणें अपन शुरू में पढ़ेंगे, अल्फा किरणें। तो पहले तुम अल्फा किरणों के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो सुन लीजिए पहले और समझ लीजिए कि जो अपने पास अल्फा किरणों की पहली बात तो हो गई कि वो धनावेशित होता है। दूसरी बात ये आती है कि जो भी अपने पास अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होगा, अल्फा कणों का जो भी अपने पास जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 4 गुना। क्या होता है, 4 गुना। जो भी अपने पास कितना होता है, 4 गुना। प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है अपने पास, 4 गुना। प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है अपने पास, 4 गुना। तथा जो अपने पास अल्फा कण है और अल्फा कणों पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। क्लियर? कि अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होगा, अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के क्या होता है, 2 गुना होता है। एक दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात ये आती है कि ये कैसे होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो द्विआयनित हीलियम परमाणु होते हैं या कण होते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें आता है कि अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है कि जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.4 × 10⁻⁷ से 1.7 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है।
1.4 इंटू 10 टू की पावर 7 से कितना होता है? 1.7 इंटू 10 टू की पावर 7 होता है। क्लियर? अब देखिए एक बात ये आती है कि जो भी अपने पास अल्फा कण की जो परास होती है, अल्फा कण की जो भी अपने पास परास होती है वो क्या होती है? बीटा और गामा की तुलना में कम होती है। क्लियर? क्या होती है? कम होती है, कम होती है। और जो अपने पास अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होगी, अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो भी क्या होती है? बीटा और गामा की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्लियर बात है कि अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित। अल्फा कण कैसा होता है? द्विआयनित हीलियम। तीसरी बात क्या हो गई कि इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन के? 4 गुना। और आवेश कितना होता है? 2 गुना। अगली बात क्या आती है? इस पर आवेश 1.4 इंटू 10 टू की पावर 7 से 1.7 इंटू 10 टू की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तथा अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है वो बीटा तथा गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है उससे क्या होती है? कम होती है। क्लियर बात है सभी? चलिए अब देखिए जो अपन पढ़ेंगे आगे अल्फा बीटा गामा, उनका जो अपन वर्णन करेंगे इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर अपन इसके गुण अगली वीडियो में देखेंगे। लिखिए, रेडियो एक्टिव प्रक्रम में, रेडियो एक्टिव प्रक्रम में, रेडियो एक्टिव प्रक्रम में अल्फा बीटा व गामा किरणों से, अल्फा बीटा व गामा किरणों से उत्सर्जित होने वाली विकिरण, नाभिकीय विकिरण कहलाती है। नाभिकीय विकिरण कहलाती है। और हेडिंग डाल लेना अल्फा किरणों के गुण, अल्फा किरणों के गुण। इसको अगली क्लास में लिखा दूंगा। मैंने बता ही दिया है कि गुण क्या क्या होते हैं। एक तो धनावेशित होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के 4 गुना होता है, आवेश कितना होता है? 2 गुना होता है। इस पर आवेश 1.4 इंटू 10 टू की पावर 7 से 1.7 इंटू 10 टू की पावर 7 होता है। अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है वो बीटा और गामा की भेदन क्षमता से क्या होती है? कम होता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सभी छात्रों को राधे राधे। बढ़िया ढंग से पढ़ा करो।